हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस एनसीईआरटी चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का है और केमिस्ट्री मैंने पहली वीडियो में अपनी फिनिश कर दी थी। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और जो आज का चैप्टर है इसमें मैं आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हमारी लाइफ चलती है, कैसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ लिविंग है, नॉन लिविंग है, या अलाइव है या नॉन अलाइव है। बॉडी हमारी किस किस चीज़ों से बनती है, हमारी बॉडी को कैसे रिपेयर करा जाता है, कैसे मेंटेन करा जाता है। और एक्चुअल में बेसिक चीज़ ही बताऊंगी मैं आपको इस चीज़ में कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। सिंपल सेल के बारे में बताऊंगी कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारे लाइफ प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के बारे में, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें नॉर्मली एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसके भी सारे पार्ट्स आते रहे आपके पास तक, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए अपना ये वाला पार्ट 1 जो है चैप्टर नंबर 6 का क्लास 10th का, ये अब हम शुरू करते हैं। तो जो अपना चैप्टर है वो हम शुरू करते हैं। ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का चैप्टर है। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है हमारा, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब है किस तरह से लाइफ जो है वो चलती है, किस तरह से हमारी ग्रोथ होती है, कैसे पता चलता है कि कोई लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हम कैसे ग्रो अप करते हैं, ये सब कुछ हम इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज अलाइव एंड वॉट इज नॉट अलाइव? कैसे पता लगाएंगे कि कौन जिंदा है और कौन जिंदा नहीं है। इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कार्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। शायद इस तरह से पता लगा सकते हैं कि अगर कोई डॉग जो है वो भाग रहा है, या जैसे कि काऊ है वो च्यू कर रही है, या मैन जो है वो चिल्ला रहा है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि भैया अगर हम किसी को ऐसा वर्क करते हुए देख रहे हैं तो हम उसे बता सकते हैं कि वो लिविंग है। What if the dog or cow or the man was asleep? क्या होगा कि अगर डॉग, काउ, मैन सो रहे हो तो क्या बता सकते हैं कि वो तो कोई वर्क ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे बता सकते हैं कि वो अलाइव है? We would still think that they were alive, but how did we know that? कैसे पता चलेगा कि हम फिर भी सोचते हैं कि वो अलाइव हैं, बट कैसे? We see them breathing, हम उनको सांस लेते हुए देखेंगे तो बताएंगे कि वो अलाइव है। तो प्लांट्स का क्या? हम प्लांट्स को कैसे बता सकते हैं कि अलाइव है? हम उनको ग्रीन होता हुआ देखेंगे, मतलब अगर वो हरे भरे हो रहे हैं तो वो जिंदा है। बट क्या होगा कि जब प्लांट्स का कलर ही ग्रीन ना हो, कुछ कुछ प्लांट्स का कलर की लीव्स का जो कलर होता है वो अलग होता है, येलो होता है, रेड होता है, ब्राउन होता है, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि अगर वो टाइम के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर दे ग्रो ओवर टाइम, सो हम बता सकते हैं कि वे अलाइव है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। In other words, we tend to think of some sort of movement, if either growth related or not, as common evidence for being alive. मतलब ग्रोथ, कलर और ये कोई भी एक्टिविटीज, ये तो चीजें सिर्फ कॉमन है, एक हमारा सिर्फ एक क्या बोलते हैं अंदाजा है कि हाँ भाई ये सब चीजें बताने से, ये सब चीजें देखने से हमें पता चल सकता है कि ये लोग अलाइव हैं। But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animal can breathe without visible movement. कुछ animals और plants ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता है कि वो बढ़ रहे हैं और सांस ले रहे हैं ना। So using visible movement is as a defined characteristics of life is not enough. तो सिर्फ कुछ विजिबल मूवमेंट जिनके कारण, हम सिर्फ देखने के कारण हम ये बता सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं है, लाइव है या नहीं है, यही एक जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है लाइफ का। सिर्फ एक इतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। Movement over very small scales will be invisible to the naked eye. Movements of molecules, for example. Naked eye से जो आप नहीं देख सकते हो मूवमेंट, वो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। Is this invisible molecular movement necessary for us? क्या ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो हम लोगों के लिए इनविजिबल है, क्या ये नेसेसरी है? अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछे तो वो कहेगा हाँ है। इनफैक्ट कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो अपना मूवमेंट नहीं शो करते जब तक उसे कोई सेल नहीं मिल जाता, ठीक है। एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं
जो हमारी बॉडी में या किसी सेल के कांटेक्ट में या किसी होस्ट के कांटेक्ट में आने से ही अलाइव होते हैं, वरना वो जो है एक तरीके से नॉट अलाइव या फिर एक तरीके से जो वो तो कहते हैं ना बस कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में पड़े रहते हैं, बट इनएक्टिव पोजीशन में पड़े रहते हैं। बट किसी सेल की या किसी बॉडी के किसी होस्ट की कांटेक्ट में आने से ही वो एक्टिव होते हैं। ठीक है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? क्यों है हमारे लिए नीडेड? वी हैव सीन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। हमने पढ़े ही हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कैसे? दे कैन हैव टिश्यू, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ाई है कि किस तरह से हमारी बॉडी बनती है। भाई सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है सेल, ठीक, उससे हमारी क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर है वो सेल है, उससे बड़ा टिश्यू, उससे बड़ा ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक बॉडी बन जाती है। ये पूरी एक चेन होती है, ठीक। इससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time। मतलब धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अपने अपने समय में आकर टूटने लगते हैं, ठीक। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिजम्स विल नो लॉन्गर अलाइव। अगर धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म होने लगेंगी तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए इन सब स्ट्रक्चर्स को टूटने से बचाने के लिए हमारी जो बॉडी होती है, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग और मेंटेनिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रिपेयरिंग और मेंटेनिंग, ताकि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स है जो अगर सेल जो है वो खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वो जो है उससे हमारी बॉडी जो है इफेक्ट ना हो, उससे हमारी बॉडी टूटे नहीं और हम जिंदा रहें। जैसे आप अपने घरों को करते हैं, घरों पे आपने मानो एक बार आपने घर बना दिया और पेंट वेंट और सब कुछ करवाई, वॉशिंग करवाई, पेंट करवाई, अच्छा स्ट्रक्चर बनाकर खड़ा कर दिया। कुछ समय के बाद वो पेंट झड़ने लगता है, कुछ समय के बाद उतरने लगता है, तो आप उसकी वापस से रिपेयरिंग मेंटेनिंग करते हो, ठीक है। यही काम हमारी बॉडी भी करती है, ताकि आपका जो घर है यानी आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह मेंटेन रहे। Since all the structures are made of molecules, they must move molecules around all the time। इसीलिए हमारी बॉडी जो है हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स चारों ओर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और मूव करते रहते हैं। मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ लेते हैं लाइफ प्रोसेस का मीन्स, मतलब पर्टिकुलरली लाइफ प्रोसेस होता क्या है। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जो हमारी बॉडी का मेंटेनेंस है हमारे बिना कुछ करे भी होता ही रहता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग in class, even if we are just sleep, this maintenance job has to go on. This process which together perform this maintenance job are life process। अगर हम मानो चाहे हम बैठे भी हों, सो रहे हों, लेकिन हमारा जो बॉडी मेंटेनेंस है वो होता ही रहता है। वो प्रोसेस जो ये सारी मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करता है एक साथ, उसको लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। भाई अगर कोई भी चीज को आप मेंटेन करोगे तो उसको हम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कोई चीजों की जरूरत पड़ेगी, सामान की जरूरत पड़ेगी, तो वो सामान हमारे अंदर एनर्जी होता है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। ये एनर्जी बाहर से मिलती। घर को मेंटेन करने के लिए आप पेंट लाते हैं, घर में थोड़ी ना उगाते हैं पेंट। कहाँ से लाते हैं वो पेंट? आप बाहर से लाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ऐसे ही आपकी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो भी बाहर से आती है। So there must be a process to transfer a source of energy from outside of the body of organisms which we call food। वो एनर्जी क्या कहलाई जाती है? खाना। फूड से आप उस एनर्जी को रिगेन या गेन कर सकते हैं। To the inside, a process we commonly called nutrition। जो फूड हम खाते हैं अंदर देने वाला, उसको हम बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं हम उसे? न्यूट्रिशन। If the body size of organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside। अगर आपकी बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी साइज बड़ा है तो आपको उसके लिए रॉ मटेरियल भी बाहर से ही लेना होता है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी सिर्फ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बनी है। मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, ठीक है। ये जो फूड आइटम्स आप खाते हैं ये भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस।
इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस को गेन करते हैं, लेते हैं अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए. The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organisms. जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का कंट्रोल भी अलग अलग ही होता है. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining life structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. जो आप चीजें लेते हो एनर्जी के लिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भाग में आपकी बॉडी में जाकर बट जाती है, जिससे आपकी बॉडी को यूनिफॉर्म एनर्जी मिलती है हर पार्ट को. ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं जिससे आपकी बॉडी प्रॉपरली मेंटेन हो जाती है. वो काइंड के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं, वही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. जो भी खाना आप खाते हैं उसमें एनर्जी होती है, धीरे धीरे जाकर बॉडी में वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी और पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होता है, आपकी बॉडी को इक्वल यूनिफॉर्म फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है. फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी. इस चीज के लिए ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होनी जरूरी होती हैं. जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी में खाना जाकर नहीं टूटेगा, छोटे छोटे पीसेस मतलब छोटे छोटे पावर में ब्रेक डाउन नहीं होगा. Oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होता है. मैंने चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में पढ़ाया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें होता है. ठीक है, वो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे भागों में बांटा जाए. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इस चीज से क्या करता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारी बॉडी को बाहर से मिलती है. दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेल्यूलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन. छोटी चीजों की छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है. वो ऑक्सीजन जो आप बाहर से लेते हो, आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए यूज होती है, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होती है, सेल को बनाने के लिए यूज की जाती है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है, उनको किसी भी ऐसे ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती है ताकि नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the body is in contact with the environment. हमारी बॉडी में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी बड़ी है, हमारी बॉडी मल्टी सेल्यूलर होती है, लेकिन जो एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओनली वन सेल, उन्हें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. उन ऑर्गेनिज्म में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता. जैसे हमारी बॉडी में खाने को पचाने के लिए स्टमक होता है, लेकिन इनके यहाँ ना तो खाने को पचाने के लिए कुछ होता है, न गैस को एक्सचेंज करने के लिए कुछ होता है, न वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कुछ होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स की जो पूरी बॉडी होती है वो एनवायरनमेंट के सरफेस से जुड़ी रहती है, ठीक है. लेकिन हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे पहले बोन से जुड़ी है, मसल से जुड़ी है, फिर उसके बाद की स्किन है, फिर एनवायरनमेंट है, कितनी सारी लेयर्स हैं, ठीक. लेकिन सिंगल सेल्ड की नहीं होती है. बट व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. क्या होगा अगर बॉडी साइज जो है ऑर्गेनिजम्स का वो बढ़ जाए और कॉम्प्लेक्स हो जाए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सारे सेल जो है मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हमारे सारे सेल्स जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं एनवायरनमेंट में, इसीलिए इसमें सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो पाता है. डिफ्यूजन जानते हैं आप लोग? डिफ्यूजन होता है जब कोई भी चीज अपने बॉडी में बाहर से चीजें अंदर लेती है. जैसे एक एग्जांपल बताती हूं मैं, किशमिश का. आपके पास किशमिश तो होती है ना, जो रेजिन्स जिसको हम बोलते हैं, आप उसको लीजिए, वो कितनी श्रिंक रहती है, वाटर में डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब्ड. थोड़ी देर में आकर देखिएगा वो स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है. क्यों फूलती है वो? क्योंकि जिस पानी के बाउल में आपने उस रेजिन को डाला है, ठीक है, वो रेजिन बाहर का एनवायरनमेंट पतला है उसका और अंदर का एनवायरनमेंट बहुत गाढ़ा, क्योंकि अंदर शुगर कंटेंट है. तो क्या करती है वो रेजिन, इस लेयर के थ्रू, जो किशमिश की लेयर होती है, इसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, बाहर से वाटर को अंदर आने की परमिशन देती है. जब तक वाटर अंदर आता रहता है, जब तक बाहर का और अंदर का लिक्विड कंटेंट सेम नहीं हो जाता, मतलब जितना पतला बाहर है उतना ही पतला अंदर नहीं हो जाता, ठीक है. इस अंदर बाहर वाले प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन. लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी बॉडी डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है.
We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. पहले हमने पढ़ा भी होगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with the organizations in the body of organisms. आपको भी पता है उसमें अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं और उनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. It is therefore not surprisingly that uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissues. इसीलिए जो फूड और ऑक्सीजन आप खाते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स को मिलना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, ताकि आपकी बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन कर सके. However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of organisms while all the parts of the body need them. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप खाना तो एक ही जगह से खा रहे हो, ये थोड़ी ना लंग्स में भी खाने को डाल रहे हो, मुंह से खाते हो पेट में जाता है, तो फिर आपकी बॉडी को सारे पार्ट्स को जो जरूरत है खाने की तो वो कैसे जाएगा वहां तक. दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इसीलिए खाने को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो फूड को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए. जैसे कि आप कोई ट्रांसपोर्ट होता है, एक सामान को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए गाड़ी, ट्रक, इन सब का इस्तेमाल होता है. हमारी बॉडी में भी कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं जो हमारी ब्लड को और हमारे बॉडी में प्रेजेंट फूड को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. वो ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड में खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, वो बहता है, फ्लो करता है और वो एक जगह से दूसरे ऑर्गेन्स को खाना बांट देता है. When chemical reaction uses carbon source and the oxygen for more energy generation, जब केमिकल रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो इससे हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है. केमिकल्स जो है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है. दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट, वो बाय प्रोडक्ट बनाते हैं दैट आर नॉट ओनली यूजफुल फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल. कुछ हमारी बॉडी के अंदर बाय प्रोडक्ट बनते हैं. आपने ऑक्सीजन लिया, आपने खाना भी खाया, ठीक है. आप खाना और ऑक्सीजन मिलाकर केमिकल रिएक्शन पेट के अंदर कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कर रहे हैं, तो उससे एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2. ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हम इसको नहीं इस्तेमाल करते तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है. लेकिन अब बाहर कैसे आएगा? हमने सारी चीज अंदर तो ले ली, लेकिन बाहर कैसे निकालें उस चीज को? उस बाय प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए वो वेस्ट होता है. दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी में सिर्फ CO2 ही बनती हो, आपकी बॉडी में खाना जाता है, फूड जाता है आपकी बॉडी में, जितनी जरूरत होती है उतना बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर लेती है. जो वेस्ट फूड होता है, जो वेस्ट फूड है वो कहाँ चला जाता है? आपकी बॉडी से बाहर, ठीक है. आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो उसमें आपका वेस्ट फूड और लिक्विड बाहर आ जाता है, स्वेटिंग के तौर पर बाहर आता है. स्वेटिंग जिसको हम बोलते हैं, पसीना आना, वो भी वेस्ट ही होता है, ठीक. वो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर आता है. इस प्रोसेस को, जो बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालती है, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं. जो बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए रेस्पिरेशन बोला जाता है. ये 3 डेफिनेशन टर्म्स याद रखिएगा. अगेन, if the basic rules for the body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will be need to transport waste from cells to the excretory tissue. इसीलिए हमारी बॉडी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ फंक्शंस, कुछ बॉडी पार्ट्स डिवाइड करे गए हैं, डिजाइन करे गए हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो बॉडी के वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है. उस टिश्यू को एक्सक्रीटरी टिश्यू बोला जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 1 का पार्ट 1 फिनिश होता है, ठीक. जिसे नहीं समझ आया कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं इसके, इस टॉपिक से रिलेटेड. व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन. हमारी बॉडी में, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वाली बॉडी में जो होता है वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों कंप्लीट करनी, मतलब कम पड़ जाती है, क्यों ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो इसीलिए होती है ताकि हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है और बहुत सारे सेल से मिलकर या बहुत सारी बॉडी पार्ट्स होने के कारण
हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब बॉडी में कम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के तौर से अंदर नहीं जा सकती, यानी डिफ्यूजन हमारी बॉडी में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? क्या पता, किस तरह से पता लगाएंगे कि कोई जिंदा है या नहीं है? अगर वो वॉकिंग कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, या फिर कुछ फंडामेंटल ग्रोथ होती है, जैसे मैंने बताया रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ। ठीक है। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल? कौन सा आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज करते हैं? फूड और ऑक्सीजन, बाहर से जो लेते हैं। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेस की जरूरत होती है? रेस्पिरेशन की, डाइजेशन की, एक्सक्रीशन की, सर्कुलेशन की और ट्रांसपोर्टेशन की। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था। डाइजेशन आपके खाने को पचाना, और सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, सारे पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया है, बायोलॉजी चैप्टर। और अगर आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आई है या दोबारा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं 1 2 3 4 जितने भी इसके पार्ट्स आएंगे वो आप तक इजीली आ सकें। अगर ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको इस पार्ट से रिलेटेड समझाए हैं उसमें भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वो भी प्लीज जरूर पूछेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।